आज हम क्लास 11th पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है इसमें भारतीय संविधान में अधिकार कि संविधान हमें क्या अधिकार देता है। लास्ट चैप्टर में हमने संविधान के बारे में पढ़ा था, संविधान क्यों ज़रूरी है, किस लिए संविधान को बनाया गया है, संविधान कैसा है देश का। ये एक लिखित डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिसमें नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनका हनन होने पर उन्हें न्याय देने की बात भी की गई है। किसी भी यहाँ पे नागरिक को उनसे वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी अधिकार से। ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। तो संविधान में जो अधिकार हमें दिए हैं, नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में हम इस 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे आज। तो स्टार्टिंग से ये यहाँ पर संविधान में हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, लेकिन यह दस्तावेज है जो सरकार की शक्ति पर अंकुश रख कर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित हुआ और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। जैसे कौन कौन सी हैं वो बातें जो हम इसमें कवर कर रहे हैं। भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दिए नागरिकों को देता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है और उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है, और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है। संविधान के अंदर जो 3 यहाँ पे सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की शक्तियों के बारे में ही नहीं, इन तीनों की शक्तियों के अंकुश के बारे में ही नहीं, अधिकारों के बारे में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बारे में भी हमें संविधान से पता चलता है। अब संविधान हमें कुछ अधिकार देता है, तो उन अधिकारों का जो एक पार्ट है कि मौलिक अधिकार, वो आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इस चैप्टर में मौलिक अधिकारों का अध्ययन करना है और ये तीसरे भाग, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा भी बताई गई है कि किस लिमिट तक हम उस अधिकार का यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के बारे में ये चैप्टर है। यहाँ पर आगे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे टॉपिक दिया है अधिकारों का महत्व ही क्या है। संवैधानिक अधिकारों की बात तो करें, लेकिन अधिकार होते क्या हैं इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो पहले उसे ही पढ़ लेते हैं। 1982 के एशियाई खेलों में सबसे पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। यानी 1982 में एशियाई खेल हुए थे, तो उसमें जहाँ एशियाई खेल होने थे, उस स्टेडियम के रख रखाव के लिए, निर्माण के लिए कुछ ठेकेदार बुलाए गए और उन्हें वहाँ पर काम करने के लिए बताया गया। अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियमों का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती करी। तो जब ये काम बनना था, फ्लाईओवर वहाँ पर बनने थे, स्टेडियम्स का निर्माण होना था, तो ठेकेदारों ने क्या किया कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, कई सारे लोगों की यानी लेबर की भर्ती करनी शुरू करी। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जब इनको यहाँ पे भर्ती किया गया, मजदूरों को, गरीब मिस्त्रियों को स्टेडियम और फ्लाईओवर बनाने के लिए, तो इनसे काम ज़्यादा लिया गया और इन्हें मेहनत आना यानी कि उनकी जो मजदूरी बनती थी कम दी गई। अब इसी बात को लेकर के सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम मजदूरी थी, वो कम मजदूरी इन्हें दी गई। तो एक समाज के वैज्ञानिक थे, उनकी एक टीम बनी और उन्होंने इसी बात को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है।
कि अगर हम किसी काम की मजदूरी कम देते हैं जो कि तय की गई है सरकार के द्वारा, और उससे हम कम दिए जा रहे हैं, काम ज़्यादा ले रहे हैं किसी भी मजदूर से, तो इस मजदूरी को बेगार कहा जाएगा या फिर बंधुआ मजदूरी कहा जाएगा। और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का यह उल्लंघन है। और उन्होंने उस याचिका में ये भी बताया, सामाजिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने, कि अगर ऐसा करते हैं कि जिस भी लेबर से, मजदूर से हम काम ले रहे हैं, ज़्यादा काम ले रहे हैं उसकी पोटेंशियल से, और मजदूरी भी उससे सरकार जो तय कर रही है उससे कम दे रहे हैं, तो ये शोषण के विरुद्ध है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों का उस नागरिक के हनन किया जा रहा है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया और सरकार को भी निर्देश दिए कि इन 1000 मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दी जाए। सरकार ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया और फिर कहा कि जो सरकार ने तय किया मजदूरी वो इन्हें दे दी जाए। तो इस तरीके से ये हमारे अधिकार हैं जो कि हमें समानता के भाव से, समानता का भाव देते हैं समाज में रहने के लिए, ऊंच नीच या भेदभाव से परे हटकर। अब मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया था तब 23 वर्ष का था। दूसरे यहाँ पे एक स्टोरी इन्होंने बताई है, 23 वर्ष का था। अब लालुंग असम के मडीगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। यानी 23 वर्ष का एक मचल लालुंग है जो कि असम के मडीगांव, असम के अंदर एक गांव है मडीगांव, के जिला है चुबरी गांव का रहने वाला था। चुबरी गांव है मडीगांव जिले के अंदर, मडीगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। अब मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया। इसी बात को लेकर कि जब उसे ये बात पता चली कि उस पर आरोप लगा दिया गया है कि गंभीर चोट पहुंचाई है उसने, और जब इस बात की यहाँ पे देखरेख की गई यानी कि चेकिंग की गई, तो उसमें पता चला कि यह मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ है और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। फिर इसे वहाँ उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। अब डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 में और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया था। उस समय यह 77 वर्ष का हो चुका था और इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं की गई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। उससे पहले उसे ऐसे ही बंदी बना करके वहां पर रखा गया था, हिरासत में रहा। 54 वर्ष तक की हिरासत इसे झेलनी पड़ी और मुकदमे की कोई सुनवाई भी नहीं की गई। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी। और हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जब इसे जीवन, हर नागरिक को जीवन का अधिकार है, जिन जीवन के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन फिर भी ये स्वतंत्रता यहाँ पर ऐसे नहीं मिली लालुंग को, तो इसमें इसके जो अधिकार नागरिकों को दिए गए उसका भी हनन हुआ। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का भी अधिकार है। निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई यानी तुरंत सुनवाई भी की जा सकती है। मचल लालुंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है कि जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते, कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ कानून हैं कि सरकार, जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना, सरकार बनाई और उन्होंने कानून बनाए, नागरिकों को अधिकार दिलवा दिए। हमारे संविधान में भी कुछ कानून हैं और अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, लेकिन वो सिर्फ संविधान की उस बुक तक ही सीमित हैं। उनको आज भी समाज के कई हिस्से हैं जहाँ पर उन्हें अप्लाई नहीं किया जा रहा है, या वहाँ के नागरिकों को आज भी उसके बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं है। एक बड़ा आदमी छोटे लोग को यहाँ पे दबाए जा रहा है तो दबाए जा रहा, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो व्यवहार में नहीं है यहाँ पर अभी। अब इनका कहना है अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या ऐसा होता
यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता? ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा आदमी होगा तो वो छोटे आदमी को वहां पर अपना दबाता है। अब इसमें आगे दिया है, इस प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई कि इससे मजदूरों की उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार हैं और शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सके। पहला जो हमने मजदूरी का देखा था कि उसमें बंधुआ मजदूर बोल दिया गया, मजदूरी कराई जा रही है लेकिन उन्हें उनकी मजदूरी का जो सरकार ने तय किया है पैसा नहीं दिया जा रहा, तो उनके भी ये यहाँ पे हनन हुआ है अधिकारों का, जो नागरिकों को संवैधानिक अधिकार मिले। दूसरे एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि वहाँ पर जो जीवन और सुरक्षा स्वतंत्रता की यहाँ पे स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है उसका हनन हुआ है वहाँ पे, जिससे कि उसका जो लालुंग है जीवन व्यर्थ हो गया, उससे स्वतंत्रता वहाँ मिली ही नहीं, है ना। तो अधिकारों का घोषणा पत्र क्या कहता है? अब उपयुक्त दो उदाहरण हमने देखे और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। अधिकतर लोकतांत्रिक देश जो हैं ये क्या काम करते हैं कि अधिकारों को संविधान के अंदर उनमें लिख तो दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी, लेकिन यह जो ये कानून संविधान में लिखे गए हैं इनकी समझ प्रजातंत्र जो देश है उसके अंदर नागरिकों को नहीं होती। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि वह अपने अपने जो उनके क्षेत्र हैं उन पर सभी लोगों को, सभी नागरिकों को उनके दिए हुए अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाए। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों को, ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अधिकार उन्हें लिख तो दिए गए हैं लेकिन अभी भी काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनके लोगों को उन्हें नॉलेज नहीं है अपने अधिकारों के बारे में, इसलिए आज भी उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, उन्हें असमानता के भाव से देखा जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है कि जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं उनका हनन नहीं किया जा सकता, और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार भी देता है कि अगर बाय चांस किसी वजह से किसी नागरिक के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उनसे वंचित किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई असमानता है, तो उस पर क्या होगा कि उपचार की भी वहाँ पर वो एक सॉल्यूशन के तौर पर रेमेडी या फिर सॉल्यूशन देता है। तो इसमें है कि संविधान नागरिकों के अधिकार को किससे संरक्षित करता है। नागरिकों के अधिकार, संविधान में ऐसी क्या प्रक्रिया दी है जिससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रह सके। नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है और यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार का विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही और विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका, ये अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो इन सब से निपटने के लिए संविधान नागरिकों को क्या रेमेडी देता है, इसके बारे में मैं समझ गया। यहाँ पे कि ये भी लिखा है इधर, मैं समझ गया अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है ना। ये भी है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं। अब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग भी की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई और यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और वह उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय जरूर ली जाए। तो जब स्वतंत्रता यहाँ पे संघर्ष हुआ, इंडिपेंडेंस के लिए जब स्ट्रगल हुआ था,
उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ नेता थे जो कि इसके अधिकारों के महत्व को समझ गए और फिर उन्होंने मांग की अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। और यही मांग 1928 में औपचारिक रूप से मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की रूप में उठाई थी। यानी 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र के रूप में मांग को उठाया गया और यह एक स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने के लिए सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। फिर नागरिकों के ऐसे कुछ अधिकार थे जिन्हें कि संविधान के अंदर रखा गया, सूचीबद्ध किया गया और उन्हीं अधिकारों को संविधान के अंदर दिए गए नागरिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकार का नाम दे दिया गया। जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकार जो हमारे और अधिकार हैं उनसे अलग हमें दिखते हैं। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यानी ये हमें गारंटी संविधान ही देता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उन्हें मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है या भेदभाव किया जा रहा है, असमानता की भावना से किसी नागरिक के साथ में कोई व्यवहार किया जा रहा है, तो यहाँ पे संविधान ही उसके न्याय दिलाने की प्रक्रिया भी बताता है, गारंटी देता है न्याय की। सामान्य अधिकारों को संसद बनाकर परिवर्तित कर सकती है। अब लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर हम मौलिक अधिकारों को ही बदलना चाहते हैं संविधान के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर परिवर्तन करने होंगे संविधान में। लेकिन संविधान में संशोधन मतलब कि उन अधिकारों में परिवर्तित करके एक अधिकार को हटाकर दूसरा अधिकार रखना है जो कि जनता के हित में हो, नागरिकों के हित में हो, तो इसे संविधान में संशोधन कहते हैं। और संशोधन करने के लिए इजी नहीं है, संशोधन को करना काफ़ी टिपिकल रहता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस चैप्टर में आगे यही बताया कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को हम यहाँ पर रोकने की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। यानी अगर मौलिक अधिकारों को यहाँ पे रोका जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है, तो ये शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका यहाँ पर न्याय दिलवाती है, समानता का भाव उस नागरिक को दिलाती है, गारंटी देती है न्यायपालिका। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय में यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, विधायिका का काम है कि किसी भी कानून को बना करके तैयार करती है और कार्यपालिका उसी कानून को लागू करवा देती है। लेकिन फिर भी किसी नागरिक का अगर उस कानून से मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उसे न्याय दिलाने का काम करती है। ये सरकार के 3 अंग अपने अलग अलग कामों को करते हैं। एक का काम विधि बनाना, जिसे विधायिका कहते हैं, कानून का निर्माण करना। दूसरा है यहाँ पर कार्यपालिका, जो कानून बनकर के तैयार हो गया है उसे पूरे देश में लागू करवाना। और कार्यपालिका के बाद में जो न्यायपालिका, अगर किसी भी अधिकार का यहाँ हनन हो रहा है तो उसमें न्याय दिलाने की गारंटी न्यायपालिका को मिलती है। अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार को ये भी यहाँ पर एक अधिकार दिया जाता है कि जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, सरकार के इन मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन पर एन इमरजेंसी एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कहाँ पहुँचे और कहाँ तक समझे, ये हमारे यहाँ पे कुछ बताया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से की गई है। भारतीय जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, इनकी तुलना यहाँ पर की गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से।
और जैसे कि दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से किया। उन अधिकारों की एक सूची बनाई जो दोनों संविधानों में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हर भारत में है और भारत में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं और भारतीय संविधान में निहित माने जाते हैं। इसके बारे में हमें यहाँ पर कुछ ये बताया गया, एक्टिविटी दी गई है इसके बारे में पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे हमने यहाँ देखा इंडिया का तो है ही, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी कुछ अधिकारों का घोषणा पत्र है। किस तरीके से यहाँ पे है देखिए, इसमें है कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान ये दिसंबर 1996 में यानी दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू भी किया गया था जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। पहले यहाँ पे रंग भेद वाली सरकार थी, उसे हटाया गया। उसके बाद में जब गृह युद्ध चल रहा था अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के बीच, तो उस गृह युद्ध का भी यहाँ पे खतरा जूझ रहा था। तभी दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू कर दिया गया दिसंबर 1996 में। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार क्या था कि उसके अधिकारों को घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ये शब्द लिखे गए कि उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। प्रजातंत्र की यहाँ पर ये आधारशिला है। ये नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय और सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति और भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यानी दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान था उसमें ये लिखा गया, प्रजातंत्र की कुछ आधारशिला बनाई गई कि किसी भी नागरिक को उसकी नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु और अपंगता, धर्म, अंतरात्मा और आस्था या संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे वर्जित नहीं किया जाएगा। उसे वर्जित है भेदभाव, अगर ऐसा होता है तो इसे वर्जित करता है ये संविधान दक्षिण अफ्रीका का। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। संवैधानिक अधिकारों को यहाँ पे एक विशेष संवैधानिक न्यायालय जो लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार भी हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या दिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकार दिए गए नागरिकों को, उन्हें गरिमा का अधिकार है। दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को गरिमा का भी अधिकार है, निजता का अधिकार है, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार है। जैसे भारत में अभी हमने देखा था कि बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, वो बंधुआ मजदूरी यहाँ पर नहीं की जा सकती, इससे भी उन्हें यहाँ पे वर्जित कर दिया गया। स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार दक्षिण अफ्रीका में है, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, समुचित आवास का अधिकार है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, भोजन है, पानी है और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को उनका संविधान देता है। बाल अधिकार का अधिकार देता है, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार देता है, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषाई समुदायों का अधिकार भी देता है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी दक्षिण अफ्रीका अपने नागरिकों को देता है। इसके बारे में अब हमारे अधिकार जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है इसमें समता का अधिकार, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है भाग 3 के अंदर उसमें बताया गया है। पहला अधिकार समता का अधिकार। समता मतलब होता है समानता। तो निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां भी हो सकती हैं, पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? जी, यहाँ पे दो स्थिति दी गई हैं। अब इन दोनों स्थितियों को देख करके यहाँ पर हम देखेंगे, पढ़ करके देखेंगे, फिर बताएंगे कि क्या ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती दिख रही है। स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया सीधा सीधा।
कि दोनों के साथ में समानता नहीं की गई, दलित होने के नाते उसके साथ में भेदभाव किया गया, उसे दूसरे कप में चाय दी गई। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ बताया है, टेलीविजन में एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार ना पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं जिन्हें ये अधिकार दिया गया, आदेश दिया गया था कि समाचार वो आगे नहीं पढ़ सकती हैं। इसका कारण यह था कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो ये भी यहाँ पे एक प्रकार का हनन हो गया उनके अधिकारों का। ये हनन कैसे हुआ है कि उनके लिंग के आधार पर उनसे भेदभाव किया गया, मौलिक अधिकार उनसे छीने गए। 45 वर्ष की उम्र पूरी होने पर महिलाओं को प्रतिबंध है और पुरुषों को प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो ये समानता का अधिकार नहीं देता। भारत का संविधान जो कि हमारे उसमें संविधान में लिखा गया है, ये इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर भारत का संविधान है, भारत का संविधान भाग 3 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान के अंदर। समता का अधिकार है, यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब समता के अधिकार में क्या क्या है हमारे पास में, कानून के समक्ष समानता। समता का अधिकार हमें क्या क्या समानताएं देता है, कानून के समक्ष समानता है, कानूनों के समान संरक्षण है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, दुकानों में, होटलों में, कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता दी गई है, रोजगार में भी अवसर की समानता दी गई है, छुआछूत का अंत करता है समता का अधिकार, और उपाधियों का भी अंत करता है ये समता का अधिकार। इस तरीके से हमारा दूसरा है यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है कि मनुष्य के साथ में, नागरिकों के साथ में किसी प्रकार का कोई शोषण हो रहा है तो उनसे भी उन्हें यहाँ पे कोई शोषण नहीं किया जाएगा, उसके भी विरुद्ध अधिकार हैं। जैसे मानव के दुर्व्यापार पर उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, बंधुआ मजदूरी होने पर भी उसके विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगाई गई है, इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा तीसरा अधिकार है जो संविधान हमें देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है हम सभी को, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की भी सभी नागरिकों को आज़ादी है जो देश के अंदर रहते हैं, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए या कर अदायगी की स्वतंत्रता भी दी गई है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता भारतीय संविधान नागरिकों को देता है। अब फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे जो चौथा हमें अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तक हमने 3 अधिकार पढ़े, समता का अधिकार हमने पढ़ा, धार्मिक अधिकार हमने पढ़ा, और स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे पढ़ा था सेकेंड जो पॉइंट आया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 है हमारे अधिकार, और फोर्थ अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस बेस पर मिला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होना और सभा करने का भी अधिकार दिया गया है, संगठित होने का अधिकार दिया है, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, और भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का भी अधिकार है। कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करने का, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। शिक्षा का अधिकार दिया है, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार दिए गए हैं। ये था हमारा स्वतंत्रता, इतनी हमें स्वतंत्रता दी गई है। अब 5वें नंबर पर आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक का मतलब जो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का भी अधिकार है, उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। 5वां अब 6ठा आता है यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है आर्टिकल 32 में कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का भी हमें अधिकार है। ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। जाति में, एक जाति में दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। आपकी राय में क्या ये भेदभाव उचित है, इसके बारे में बताना है। अब जो हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर पढ़ा, समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव समाप्त करने का प्रयास करता है
ये सार्वजनिक स्थलों पर जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थल में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं हो सकता। आज इन उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश किया जाता है। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे बड़ा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। छुआछूत की भावना जो हमारे समाज में पहले चलती आई थी, ये भी एक प्रथा थी। इसे समता के अधिकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था दी गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कोई भी नागरिक को, किसी भी नागरिक को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। केवल सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने पर ही ये उपाधि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता कहाँ दी गई है। तो समानता यहाँ पे है, ये आर्टिकल 16 का क्लॉज 4। इसमें कहा गया है 16 क्लॉज 4 में कि अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ये आर्टिकल नंबर 16(4) में बताया गया है। अब यहाँ पे है, इनके बारे में दो बातों का उल्लेख करती है। एक है यहाँ पे प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। दो चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं, एक प्रतिष्ठा की समानता है और दूसरा अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर का समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं प्राप्त हों तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट ही कहता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व या निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। वास्तव में संविधान का जो अनुच्छेद है 16 क्लॉज 4 साफ साफ ये कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। आरक्षण की नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता, ये आर्टिकल 16(4) कहता है। संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की जो समानता है के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। आप एक न्यायाधीश हैं, इसके बारे में यहाँ पे एक और वो दिया गया है, एग्जाम्पल है कि आपको उड़ीसा के पुरी जिले के एक दलित समुदाय के सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा भी गया, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद झूठन हटाने और बर्तन मांजने पर परंपरागत काम करने का तैयार नहीं है। यह मानते हुए उपयुक्त तथ्य सही है कि आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे, इसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट बताया गया है। आर्टिकल 21 जो हमें जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 जीवन, लाइफ ऑफ लिबर्टी देता है हमें, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और
यहाँ पे है प्राण और किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि और द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये है। अब हमारा सेकंड नंबर पर आता है समता का अधिकार। हमने पढ़ लिया। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? समता मतलब यहाँ पे समानता दी जा रही थी सबको। दलित हैं तो उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी मनुष्यों को समान समझा जाएगा, है ना। मजदूरी कर रहे हैं तब भी मजदूरी में जो सरकार ने तय किया है सबको समान ही दिया जाएगा, उन्हें भी वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरीके से हमने समता का अधिकार पढ़ा। अब बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में जो दिया गया है उसमें के बारे में। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का मतलब होता है चिंतन करना, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा कर लें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता किस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य के स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। तो स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि संविधान में एक मौलिक अधिकारों में भाग 3 के अंदर ये बात लिखी तो गई है कि लिखी गई है कि दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन स्वतंत्रता भी नागरिक को इतने अधिकार नहीं देती है कि वह जो चाहे कर सके। उसमें भी लिमिटेशंस उसने लगाई हैं कि इंसान यानी कि नागरिक को देश में रहने पर चिंतन करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं है नागरिक कि जो चाहे वह वैसे कर दे जिससे कि किसी दूसरे नागरिक के अधिकार हनन हो। इस तरह की यहाँ पे जो स्वतंत्रता है उसे संविधान नागरिकों को नहीं देता है। अब एक जो हमने ऊपर भी पढ़ी आर्टिकल 21 जो बताता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें कानून एक आदमी की जिंदगी ले सकता है? यह तो अजीब बात है। क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आता है? ये यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें है कि स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिकों को पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का भी अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे और न्यायाधीश की इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या अनुचित है। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा भी बड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्ति और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने भी माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। अब निवारक और नज़रबंदी क्या चीज़ है? ये निवारक किसे कहते हैं, नज़रबंदी क्या है? सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जाता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं कि गैर कानूनी करने की अगर आशंका भी है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे जेल भेजा जा सकता है। इसे कहा जाता है निवारक नज़रबंदी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना कर सकती है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है।
3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। अगर माने तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और के अधिकारों तथा निवारक मजदूरों नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। अन्य जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं मौलिक अधिकार के अंदर, वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कुछ अधिकार भी हैं और इनमें से कुछ कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता वाले पार्ट में यहाँ वर्णित है। अब यहाँ पे क्या बताता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर कानून व्यवस्था शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि शांतिपूर्ण या बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन भी इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। यह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्याय उचित या विरोधी प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करें तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपनी असंतोष जताया था। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, ये एग्जाम्पल एक स्टोरी बताइए कि मैं समझता हूँ इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे काफी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। ये सोमनाथ लाहिड़ी जी के शब्द हैं संविधान सभा के वाद विवाद में खंड 3 में पेज नंबर 404 में ये यहाँ पे वर्णित इन्होंने किया है। आरोपी है या फिर अभियुक्त है, उसके अंदर का क्या प्रावधान किया गया है। अब कोई आरोपी हो गया, जैसे हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है। कोई आरोपी है और उसका भी संविधान करता है, हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है। जैसे उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिले वे विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हाँ, और हमें प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय के में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं दी जाएगी, ये कहता है हमारा संविधान। और कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं करेगा, ये भी हमारा संविधान यहाँ कहता है। कहाँ पहुँचे और क्या समझे, अब ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्होंने। आरोपी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके क्या अधिकार है, हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है। उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर अभी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, और जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता है तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। ये भी हमारा संविधान
अधिकार देता है। यह भी जरूर कहता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था भी करता है और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी और कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए भी नहीं कहा जा सकता है। ये यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ। इसके बाद में हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि जब नागरिकों का शोषण हो, किसी भी तरीके से उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाए, तब क्या संविधान अधिकार देता है। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या फिर बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में भी खरीदा और बेचा जाता है। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों और सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। भट्टे के काम में आज भी बंधुआ मजदूरी चल रही है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून द्वारा दंडनीय भी है। ये भी यहाँ पर बताया गया है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। संविधान ने अधिकार दिया है। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार संविधान ने हमें दिया है, जो काफी मीनिंगफुल है। अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या कहती है यहाँ पे देश के अंदर। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासक और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया। वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें और बाद में नतीजा ये निकला कि लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार कर लिया गया। आस्था और प्रार्थना से हम क्या समझते हैं। भारत में हर एक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का आज़ादी है, उसका पालन करने का भी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय भी ले सकता है और वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का अबाध रूप से मानना, उसके अनुसार आचरण करना और प्रचार करने का समान हक भी होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के लिए देखें तो सरकार ने सती प्रथा को खत्म किया, एक से अधिक विवाह की यहाँ पे जो प्रथा चल रही थी उसे खत्म किया, मानव बलि की जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि उनके धर्म में कोई हस्तक्षेप हो रहा है। एक और भी कारण है कि धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता दी। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का भी अधिकार है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन को विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्म परिवर्तन एक लालच के आधार पर कराया जाता है। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है और हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है।
जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया जाता है कि विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका मतलब यह है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ये संविधान हमें अधिकार देता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी जाती है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन में और बल मिलता है। इसके बारे में हमें यहाँ बताया है। ये कुछ क्वेश्चन है जो बोला है यहाँ पे, खुद कीजिए। अब नेक्स्ट जो हमें अधिकार दिया है मौलिक अधिकारों में सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार भी है। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। ये हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट ही पढ़ा था, क्लास 6 या 7 का। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, उसमें काफी विविधता है और इतनी विविधता होने के बाद भी भारत को एक बोला जाता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ती है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का भी एक मौलिक अधिकार वो देती है। बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगे उसी आशंका पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि, नौकरियों के अवसर के संबंध में है। ये हुकुम सिंह के शब्द हैं। जब संविधान सभा में वाद विवाद चला था तब ये यहाँ पे बोला गया था। किसी समुदाय का केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटे हैं। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का भी अधिकार दिया जाता है। जैसे भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। जो हमें लास्ट अधिकार दिया गया है हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि जितने भी अभी तक हमने यहाँ पे अधिकार पढ़े हैं इनमें अगर कोई भेदभाव किया जाता है, किसी अधिकार को नहीं दिया जाता, उसका हनन किया जाता है, नागरिकों को वंचित किया जाता है तो वहाँ पर न्याय का भी या रेमेडी का ऑप्शन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस बात से हम हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की एक सूची है। लेकिन अधिकारों की सूची देना ही काफी नहीं है, अगर उनका तरीका होना चाहिए, उसमें व्यवहार में लाया जाना भी बहुत जरूरी है। उल्लंघन होने पर उन अधिकारों की रक्षा किया जाना भी बहुत जरूरी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से मतलब है कि जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें अपरादेश या रिट कहा जाता है। अब इन रिट के द्वारा ही इन जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें वहां पर समानता दिलाई जाती है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहली रिट है। इसका मतलब है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को
न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरी रिट है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब उसे परमादेश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारों का जो भी सार्वजनिक अधिकारी है, कानूनी अधिकारी है, संवैधानिक दायित्व से दिए गए हैं, उनका पालन करे। निषेध अधिकार निषेध आदेश से तीसरी यहाँ पे रिट है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता, ये उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का मैटर है, वहीं पर भेजा जाए। अधिकार परीक्षा क्या कहता है? जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद से कार्य से करने से रोकने को कहता है। अधिकार परीक्षा आदेश उसे कहते हैं। उत्प्रेषण रिट है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर सकती है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया। अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यक, महिला और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई। इसके अलावा और देखें तो मौलिक अधिकार या अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी यहाँ पे निर्माण किया गया है, गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करता है कि जब किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है और समाज के कुछ ऐसे हिस्से हैं आज भी कि जैसे गरीब, अशिक्षित, कमजोर लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं हैं जो अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी और पीसीएस के लिए कि 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य यहाँ पर होते हैं। मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है, जैसे जेलों में बंदियों की स्थिति पर अध्ययन करने जा सकता है, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित भी कर सकता है। आयोग की प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं, इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु हो जाती है या हिरासत के दौरान बलात्कार किए जाते हैं, लोगों के गायब होने की शिकायत मिलती है, पुलिस की ज्यादतियों की शिकायत होती है, कार्रवाई ना किए जाने की शिकायत है, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित ये शिकायतें यहाँ पर मिलती हैं। मानव अधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने और गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। यह है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी यहाँ पर दिए गए हैं। अभी हमने नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात करी कि नागरिकों के अधिकार मौलिक अधिकार जिन्हें भाग 3 में संविधान में दिया गया है और उनका हनन करने के लिए उन्हें रेमेडी भी दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि संविधान निर्माताओं को पता था स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों को समानता लाने और उसका सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी बनाए जाएं, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में कुछ निर्देश तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई।
इसका मतलब ये हुआ कि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी नीति निर्देशक तत्व को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता या उनसे कोई न्याय की मांग नहीं की जा सकती है। मतलब ये निकलता है कि संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। संविधान निर्माताओं का भी ये मानना है कि नीति निर्देशक तत्व के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी और सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा ऐसा भी समझते हैं कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों को उसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। अब नीति निर्देशक तत्व ये है क्या एग्जैक्टली इसके बारे में यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों की एक सूची है। 3 प्रमुख बातें दी गई हैं कि ये वे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। एक समाज के रूप में जो लक्ष्य हमें स्वीकार करने चाहिए नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए कि उन्हें समाज और राज्य को कैसे चलाना है, कैसे उसमें रहना है। ये वे नीतियां हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार भी करना चाहिए। इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा कि वो किस तरह का भारत चाहते थे, भारत की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, भारत में लोगों को कैसे रहना चाहिए, नागरिकों के उस देश को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के क्या क्या अधिकार हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, कई फैक्ट्री अधिनियम आए, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण आए, कुटीर और लघु उद्योग का प्रोत्साहन आया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार है। पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। अब रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम को सीमित अधिकार दिया गया, तो स्कूली बच्चों के लिए भी दोपहर के भोजन की योजना यहाँ पे शामिल कर दी गई। ये है यहाँ पे कुछ अधिकार दिए गए। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं? नागरिकों को मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए। मौलिक अधिकार जो उनके खुद के लिए थे कि नागरिकों को कैसे रहना है, कैसे उनके प्रति असमानता नहीं होनी चाहिए, किसी भी अधिकार से उनका हनन नहीं होना चाहिए, वंचित नहीं किया जाना चाहिए, सभी नागरिकों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। ये मौलिक अधिकार थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब है कि नागरिकों को जो उनका देश है, राष्ट्र है, उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, कि अधिकार दिए जाते हैं कि देश के अंदर समाज को हमें इस तरह से रखना है, इस तरीके से हमें उसे बनाना है। आज नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। अब यहाँ पर 1976 में संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य ऐड हुए। संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। नागरिक के रूप में संविधान का पालन करना चाहिए, देश की यहाँ पे रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ये हमें मौलिक कर्तव्य बताए गए। लेकिन ध्यान देने की बात यह थी कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। जैसे कहाँ पहुंचे, क्या समझे इसके बारे में। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 30 लाख लोग शहर से बेघर हैं। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की जगह भी नहीं होती है और इनमें सैकड़ों बूढ़े और बीमार बेघर लोगों की जाड़े में शीतलहर से मृत्यु हो जाती है। निवास का प्रमाण न दे पाने के कारण राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र इन्हें नहीं मिल पाते और इसके अभाव में उन्हें जरूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिलती है। इसकी एक बड़ी संख्या से लोग दिहाड़ी मजदूर हैं और जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में, शहरों में आते हैं। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजें। आपकी याचिका में 2 बातों का उल्लेख होना चाहिए। ये 2 बातें यहाँ पे नीचे दी गई हैं।
नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध किस तरीके से है? जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। अब मौलिक अधिकार खास है यहाँ पर क्यों? नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया है कि लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, ये नीति निर्देशक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, पर्याप्त जीवन यापन हो, महिला और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाए, अब आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाए, काम का अधिकार हो। नीतियां क्या कहती हैं कि समान नागरिक संहिता है, मद्यपान निषेध किया गया है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक लगाई गई और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन किया गया। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा दी गई। अब इस तरीके से यहाँ पे ये किए गए हैं। ये मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सैद्धांतिक तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध के आधार पर किया गया, उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं वैयक्तिक रूप से ऊपर हैं, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अब संपत्ति का अधिकार है, जैसे इसे क्यों ही मान लेते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया, लेकिन संविधान में स्पष्ट ये भी कहा गया है कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार थे। 1973 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में लिया कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। वहीं 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपकी राय में संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार बनने पर क्या फर्क पड़ता है, ये इसमें आपको बताना है। इससे इन्हें और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में समाप्त हुआ। इसमें निर्णय ये दिया गया था कि न्यायालय कहता है संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे नेक्स्ट चैप्टर में भी हमें नाइन्थ चैप्टर में संविधान एक जीवंत दस्तावेज में विस्तार से पढ़ेंगे, ये बारे में बताया गया है। ये यहाँ पे कुछ जो कानून उस टाइम पे बनाए गए थे उसके बारे में दी गई है यहाँ पे। अब इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले, जो कि 1827 से 1890 तक रहे थे, इनकी रचनाओं में सबसे पहले ये विचार ही दिया गया है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही दी जाती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ कि संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगा।
संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकार की सूची के रूप में देखा जा सकता है और 1950 में न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका भी निभाई। न्यायिक व्याख्याओं में अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं, लेकिन सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन यहाँ पे सुनिश्चित होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ये एक्सरसाइज हो गई पूरे चैप्टर की।